हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट्स नरवर में मैं राजन सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज आपको इस वीडियो के थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हम जिस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं उस टॉपिक का नाम है जियोग्राफी का टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है वायुमंडल। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये वायुमंडल होता क्या है। देखो, तो यहाँ दो शब्द हमें स्पष्ट नज़र आ रहे हैं, जिसमें एक शब्द हमारे सामने निकल के आ रहा है वायु, और दूसरा शब्द हमारे सामने निकल कर आया जो है मंडल। मंडल हम जानते हैं एक कोई समूह होता है, कहीं बहुत सारे लोग इकट्ठे हों तो झुंड होते हैं, बोलते हैं ना गाँव में कि वहाँ तो मंडली लगी है। मतलब जहाँ कोई भी चीज़ जहाँ सर्वाधिक मात्रा में हो उसे क्या बोलते हैं? मंडल। यानी वायु का मंडल, यानी वायु का मंडल क्या कहलाता है? वायुमंडल। वायु को हम क्या कहते हैं? हवा। वायु को हम क्या कहते हैं? हवा। यानी हवा का मंडल क्या कहलाता है? वायुमंडल। और इसी हवा में हमारी क्या पाई जाती हैं? विभिन्न प्रकार की गैसें। विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। गैसें पाई जाती हैं। अतः हम वायुमंडल की परिभाषा लिखें तो स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं कि किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों का आवरण, चारों ओर गैसों का आवरण क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। यह हमारे वायुमंडल की क्या है? परिभाषा। हम वायुमंडल को तीन प्रकार से पढ़ेंगे, यानी वायुमंडल को हम तीन भागों में बांट कर पढ़ेंगे, जिसमें वायुमंडल को हम कितने भागों में बांटेंगे? तीन भागों में बांट के पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला भाग होगा, दूसरा और तीसरा। तीन भागों में बांट के पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले जो हमारा भाग होगा वह होगा वायुमंडल के कार्य, और दूसरा जो हमारा पॉइंट्स होगा वो होगा वायुमंडल का संगठन। क्या? संगठन। एवं तीसरा जो हमारा टॉपिक होगा, जो तीसरा भाग होगा इसका, जिसमें हम बांट के पढ़ेंगे, वो होगी हमारी संरचना। तो वायुमंडल को हम तीन भागों में बांट कर पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे वायुमंडल के कार्यों की। नंबर 2 बात करेंगे हम वायुमंडल के संगठन की। संगठन जिसमें वायुमंडल में क्या होगा? गैसें होंगी, वायु होगी। अतः वायु का जो संगठन है, कौन कौन सी गैसें हैं, किस किस प्रकार से, किस किस मात्रा में, उन सभी को इकट्ठा करके पढ़ेंगे तो उसे क्या कहेंगे? संगठन। यानी वायु का संगठन। संरचना या किस प्रकार से पाई जाती है, वही क्षोभ मंडल होता है। इस प्रकार से किस किस प्रकार से पाई जाती हैं, हम उन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जो हेडिंग लेंगे वह लेंगे कार्य। सर, एक कार्य क्या है? कभी कभी हमारे पेपर में 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं
और हमसे बोल दिया जाता है कि निम्न में से वायुमंडल का कार्य नहीं है। तो वायुमंडल के बहुत सारे कार्य हैं, जिसमें मैं नंबर 1 लिखना चाहूँ तो वायुमंडल में क्या है, गैसें पाई जाती हैं। वायुमंडल में गैसें पाई जाती हैं, गैसें पाई जाती हैं। नंबर 2, वायुमंडल में क्या होता है, जलवाष्प होता है। वायुमंडल में जलवाष्प होता है। जलवाष्प होता है जो कि किसके लिए आवश्यक होता है, ये जो वायुमंडल में जलवाष्प होता है ये किसके लिए आवश्यक होता है, तो यह है वर्षा के लिए। आवश्यक होता है। किसके लिए आवश्यक है, वर्षा के लिए है आवश्यक है। नंबर 3, हमारे वायुमंडल में हरित गैस है। कौन सी गैस है, हरित गैस है, जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसें भी कहते हैं। तो हमारे वायुमंडल में क्या पाई जाती है, हरित गैसें यानी ग्रीन हाउस गैसें भी पाई जाती हैं। ठीक है, ये किसके लिए आवश्यक है, हमारा जो पृथ्वी है ना उसके औसत तापमान के लिए, औसत तापमान के लिए, हमारी पृथ्वी के औसत तापमान को नियंत्रित रखने के लिए वायुमंडल में कौन सी गैसें पाई जाती हैं, हरित गैसें यानी ग्रीन हाउस गैसेस पाई जाती हैं। जो हमारा वायुमंडल है, क्योंकि वायुमंडल की जब हम संरचना पढ़ेंगे तो हम एक मंडल पढ़ेंगे जिसे कहेंगे ओजोन मंडल। ओजोन मंडल क्या करता है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। जो ओजोन होती है वो अवशोषित कर लेती है। इसीलिए हमारा जो वायुमंडल है वो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाता है। वायुमंडल हमें पराबैंगनी किरणों से बचाता है। ठीक, जो हमारा वायुमंडल है वो हमें जो उल्का पिंड गिरते हैं उन उल्का पिंडों के गिरने से भी बचाता है। उल्का पिंडों के गिरने से भी हमारी रक्षा कौन करता है, वायुमंडल करता है। तो वायुमंडल हमें गिरते हुए उल्का पिंडों से बचाता है। वायुमंडल हमें गिरते हुए उल्का पिंडों से बचाता है। इसका जो मुख्य काम होता है वो होता है कि जो वायुमंडल है ना यह रेडियो तरंगों को परिवर्तित कर देता है। किसे, रेडियो तरंगों को परिवर्तित कर देता है। किसमें, रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देता है, करता है। जो हमें किस में सहायक होती हैं, दूर संचार में सहायक होती हैं। जो हमें दूर संचार में सहायक होती हैं। तो इस प्रकार से हमने वायुमंडल के कार्यों पर चर्चा की। अतः वायुमंडल के निम्नलिखित यह कार्य हैं। वायुमंडल
किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों का आवरण क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। तो इस प्रकार हमने वायुमंडल के कार्यों पर चर्चा की। अब हम चर्चा करेंगे वायुमंडल के संगठन पर। देखो, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो संगठन में हम लिखेंगे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। अतः हमारे वायुमंडल में मुख्यतः कितनी गैसें पाई जाती हैं? सबसे पहले क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन, जो कि कितनी होती है? लगभग 78%। दूसरे नंबर पे जो गैस पाई जाती है वो होती है ऑक्सीजन गैस, जो कि कितनी पाई जाती है? लगभग 21%। तो वायुमंडल का जो 99% भाग है वह इन दोनों से मिलकर बना है। वायुमंडल के 99% भाग में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसें पाई जाती हैं। वायुमंडल में तीसरे स्थान पर आर्गन गैस है। वायुमंडल में तीसरे स्थान पर आर्गन गैस है, जिसकी मात्रा कितनी है हमारे वायुमंडल में? 0.93%। तथा चौथे स्थान पर है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी मात्रा हमारे वायुमंडल में कितनी है? 0.03%। एवं अन्य गैसें भी हैं। अन्य गैसें हैं जो कि लगभग 0.04% पाई जाती हैं। अतः हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस जो कि 78% होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो गैस है वह होती है हमारी ऑक्सीजन गैस, जो कि लगभग 21% है, यानी 20.9% है, तो हम उसे 21% ले लेते हैं। यह दोनों गैसें कुल मिलाकर हमारे वायुमंडल में 99% है। तथा तीसरे नंबर पर जो गैस आती है उस गैस का नाम है आर्गन गैस। इसकी मात्रा हमारे वायुमंडल में 0.93% है। एवं चौथे नंबर पर जो गैस आती है वह है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। यह हमारे वायुमंडल में 0.03% पाई जाती है। तथा पाँचवें नंबर पर अन्य गैसें हैं जो कि 0.04% पाई जाती हैं। अन्य गैसें जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, ओजोन, जिनोन, नियोन और रेडॉन और क्रिप्टॉन है। हमारे वायुमंडल में जो अन्य गैसें 0.04% हैं वह हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, मीथेन, ओजोन, जिनोन, नियोन, रेडॉन और क्रिप्टॉन हैं। अतः अन्य गैसें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, ओजोन, नियोन और क्रिप्टॉन, जिनोन आदि हैं। तो इसी प्रकार से हमारे वायुमंडल में कुछ तत्व भी हैं। क्या हैं वायुमंडल के तत्व?
तत्व वायुमंडल के तत्व। हमारे वायुमंडल में दो प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, जिनमें पहले स्थान पर आते हैं स्थायी तत्व और दूसरे स्थान पर आते हैं अस्थायी तत्व। पहले स्थान पर आते हैं स्थायी तत्व और दूसरे स्थान पर अस्थायी तत्व। अतः वायुमंडल में केवल दो ही ऐसे तत्व हैं जो कि स्थायी हैं, जिनमें नंबर 1 है हमारा नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन, और नंबर 2 है ऑक्सीजन। यह दो कैसे हैं? स्थायी तत्व हैं। तो अस्थायी तत्व कौन होंगे? जैसे कि वायुमंडल में जलवाष्प है। क्या है? जलवाष्प है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अतिरिक्त ओजोन यानी O3 है, CH4 है, मैथेन, ठीक है, रेडॉन है, और सब कैसे तत्व हैं? अस्थायी तत्व हैं। चलो, अब वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस। तो हम थोड़ी सी चर्चा नाइट्रोजन गैस पे कर लेते हैं। नाइट्रोजन गैस, क्योंकि ये जो गैस है हमारे वायुमंडल में कितनी है? 78%। तो मुझे अभी बताने की ज़रूरत तो है नहीं है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस है। ये तो मुझे बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैं सीधी बात करूँगा पॉइंट नंबर 1 पर। अच्छा, जो नाइट्रोजन गैस है ना, ये जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनमें प्रोटीन का निर्माण भी नाइट्रोजन गैस से होता है। ये जो नाइट्रोजन गैस है, इसी की सहायता से पेड़ों में प्रोटीन का निर्माण भी होता है। देखो, नाइट्रोजन है ना, जो एक बैक्टीरिया होता है राइबोजियम बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन गैस को पृथ्वी मतलब धरती की जो मिट्टी है ना, मिट्टी में ले जाकर पेड़ों की जड़ों तक ले जाता है, जिसके कारण पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है। लेकिन हुआ किसकी वजह से? राइजोबियम बैक्टीरिया ले किसको गया था? नाइट्रोजन गैस को। कहाँ ले गया था? मिट्टी के अंदर, यानी पौधे की जड़ों में। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे कि पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? नाइट्रोजन गैस से। मैं दूसरा बिंदु आपको बताना चाहता हूँ कि जब नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड में परिवर्तित होती है, जब नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड में परिवर्तित होती है तो यह पानी के साथ मिलता है। नाइट्रोजन जब नाइट्रस ऑक्साइड में परिवर्तित होती है और यह नाइट्रस ऑक्साइड पानी में मिलता है, तब क्या होता है? तब अम्लीय वर्षा होती है। तब अम्लीय वर्षा होती है। एक पॉइंट से हमारा कि वायुमंडलीय जो दाब है
उसका सबसे महत्वपूर्ण घटक नाइट्रोजन ही होता है। यानी वायुमंडलीय दाब का महत्वपूर्ण घटक वायुमंडलीय दाब का महत्वपूर्ण घटक नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन, यानी N2 है। अच्छा, जो N2 गैस है हमारी, यानी नाइट्रोजन जो गैस है वह कैसी है? तो हमारी जो नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस कैसी है? रंगहीन है। ना तो इसमें कोई क्या है? रंग है। स्वादहीन है, गंधहीन है, एवं क्या? स्वादहीन, रंगहीन, गंधहीन गैस है। नाइट्रोजन गैस रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन गैस है। इसी कारण से देखो, जो नाइट्रोजन गैस है उसमें ना तो कोई रंग है, ना ही उसमें किसी भी प्रकार की गंध है, और ना ही इसका कोई स्वाद है। अतः जो नाइट्रोजन गैस है वह रंगहीन, स्वादहीन एवं गंधहीन है। इसीलिए जब हम देखते हैं टीवी में, स्टेज वगैरह कहीं भी देखते हैं, तो वहाँ जो धुआं उड़ता है उस धुएं में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। अतः इसका जो प्रयोग है नाइट्रोजन गैस का, रंगमंच के कार्यक्रम में कृत्रिम धुएं के रूप में किया जाता है। ऐसे मैं 6वां पॉइंट लिखूं कि नाइट्रोजन गैस का प्रयोग रंगमंच के कार्यक्रमों में कृत्रिम धुएं के रूप में किया जाता है। कृत्रिम धुएं के रूप में किया जाता है। अतः नाइट्रोजन गैस का प्रयोग रंगमंच के कार्यक्रमों में कृत्रिम धुएं के रूप में किया जाता है। लंबे समय तक कोशिकाओं या ऊतकों को सुरक्षित रखने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। लंबे समय तक कोशिकाओं एवं ऊतकों को सुरक्षित रखने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 7, राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को मिट्टी में ले जाता है। तो इस प्रकार हमने वायुमंडल में उपस्थित सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन गैस के बारे में थोड़ी चर्चा की। इसी प्रकार से हम वायुमंडल में उपस्थित दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस ऑक्सीजन गैस के बारे में भी थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो अगला जो नंबर है हमारा वो है ऑक्सीजन गैस, जिसे हम बोलते हैं O2।
कौन सी गैस? ऑक्सीजन। इसके बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे कि जो ऑक्सीजन गैस है, इस गैस को हम प्राणदायिनी या जीवनदायिनी गैस कहते हैं। जो हमारा जीवन है वो इसी गैस की वजह से है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो हमारा भोजन होता है उसका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन गैस आग जलाने में सहायक होती है। जो ऑक्सीजन गैस है वो आग लगाने में या आग जलाने में सहायक होती है। देखो, जलाना तो हमें याद नहीं होगा, आग लगाना हम बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, इसलिए याद करो ऑक्सीजन गैस आग लगाने में सहायक होती है। लेकिन इसी का विपरीत नाइट्रोजन गैस जली हुई आग के फैलाव को रोकने के काम में आती है। और ये जो ऑक्सीजन गैस है ये वस्तुओं को सड़ने में सहायता करती है। यदि कोई वस्तु है उसे हमें सड़ाना गलाना, ऐसे कोई फ्रूट सब्जी वगैरह है तो ये ऑक्सीजन गैस वस्तुओं को सड़ाने में सहायता करती है। अतः हम इसमें लिखेंगे नंबर 1, यह प्राणदायिनी गैस है। यह प्राणदायिनी गैस है। नंबर 2, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का ऑक्सीकरण होता है। और नंबर 3, ऑक्सीजन गैस आग जलाने में सहायक होती है। नंबर 4, ऑक्सीजन गैस वस्तुओं को सड़ाने में सहायता करती है। ऑक्सीजन गैस वस्तुओं को सड़ाने में सहायता करती है। अच्छा, सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस। दूसरी सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन गैस। अच्छा, तीसरी जो गैस है वह गैस कौन सी है? हमारी वह तीसरे नंबर पर पाई जाने वाली गैस है आर्गन गैस। इसके बारे में ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है। जो ट्यूबलाइट होती है उसके अंदर जिस गैस का प्रयोग किया जाता है वह आर्गन गैस होती है। अतः मैं ऐसे ही लिख दूँ आर्गन गैस। क्या? आर्गन गैस। तो इस आर्गन गैस को ट्यूबलाइट में प्रयोग करते हैं। तो ट्यूबलाइट में आर्गन गैस का प्रयोग करते हैं। यह कैसी गैस है? अक्रिय गैस है। यह क्रिया नहीं करती। यह कैसी गैस है? अक्रिय गैस है। सॉरी, क्रिया नहीं, यह केवल अक्रिय गैस है। यह अक्रिय गैस है। यह कैसी गैस है? अक्रिय गैस है। चौथी जो गैस है उसके बारे में चर्चा करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। यदि ऑक्सीजन हमारे लिए प्राणदायिनी का कार्य करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कम नहीं है, क्योंकि हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो पेड़ पौधे CO2 की सहायता से
प्रकाश संश्लेषण से यह अपना भोजन निर्मित करते हैं। किसकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मदद से पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन निर्मित करते हैं। अतः CO2 गैस की सहायता से पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की विधि से भोजन का निर्माण करते हैं। नंबर 2, CO2 गैस आग बुझाने में सहायक होती है। आग बुझाने में सहायक होती है। CO2 जो गैस है वो हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। अतः CO2 गैस की कटौती के लिए क्योटो प्रोटोकॉल 1997 CO2 में कटौती के लिए कौन सा प्रोटोकॉल? क्योटो प्रोटोकॉल 1997 कहाँ पर हुआ था? 1997 में जापान में हुआ था।